मेरी आवाज़ क्या ऑडिबल है डॉक्टर सुहेब? जी, जी। अच्छा, मतीन को शायद मेरी आवाज़ नहीं आ रही, तो 1 सेकंड मैं कुछ काम साथ-साथ कर लूँ। अब्दुल डॉक्टर मतीन, साहब का माइक भी ऑफ है। मेरे ख्याल आप शायद माइक बंद माइक हुआ है। ज़रा ऑन करेंगे तो फिर आपको आवाज़ आएगी। एनी हाउ, मैं खुद ही तिलावत करता हूँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सदकल्लाहु व मौलानल अज़ीम। जज़ाकुमुल्लाह। डॉक्टर सुहेब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। आज आप हमारे इनवाइटेड स्पीकर हैं और मैं आपको जानता हूं कि आप इंतहाई प्रोफेशनल और प्रोग्रेसिव वेट हैं और मेरी ख्वाहिश है कि आप हमारे अपकमिंग स्टूडेंट्स को इंस्पायर करें थ्रू योर करियर पाथ। जिस तरह आपने मूव किया ज़िंदगी में और स्टिल यू आर मूविंग फॉरवर्ड, तो मेरी ख्वाहिश है कि हमारे जो अपकमिंग स्टूडेंट्स हैं, जो यंग प्रोफेशनल्स हैं, जिन्होंने अभी ज्वाइन किया हुआ है और जो फ्यूचर में इसकी वीडियोस देखेंगे, तो उनके लिए मैं चाहूँगा कि डॉक्टर सुहेब जो है 15, 20, 25 मिनट्स तक इट वुड बी एट द टाइम जिसमें आप फुल फ्लैज अपनी गुफ्तगू करें। मीनवाइल हम स्टूडेंट्स जो हैं वो डिफरेंट क्वेश्चंस जो हैं वो चैट बॉक्स में लिखते रहते हैं और अगर मेरे ज़हन में कुछ क्वेश्चंस आते हैं तो वो क्वेश्चंस हम एट द एंड ऑफ द डे। तो पहले जो 20 से 25 मिनट हैं वो ओवर टू डॉक्टर सुहेब। वेलकम जी डॉक्टर सुहेब। Thank you so much, sir, for introducing me. So, first of all, I hope you all guys are doing good. My name is Dr. Sueb Ahmed, and basically, I'm from Jhang, and I did my graduation from Arid Agriculture University in 2020. और अ, सबसे पहले जब मैंने अपनी डीवीएम स्टार्ट की तो मैं उस टाइम से ही एक फुल टाइम फ्रीलांसर था। फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर टिल द 9th or 10th semester I was a full time freelancer. So I worked with different international students uh, in United States, UK, or different countries. Basically, these students were Arabic from Kuwait, Qatar, or from these states, and I was used to help them in their projects related to engineering. Some were doing the MBBS, so I was going to teach them about gynecology stuff or things like that. I was used to help them in their assignments. So that's why I built some connections with the international community, and this is how I did my DVM with freelancing. और फिर I did my final externship in Sri Lanka in Colombo. That was a US based hospital. और वो भी इसी तरह से हुआ कि मेरे एक क्लाइंट थे जिनके साथ मैं फ्रीलांसिंग करता था। सो आई वाज डूइंग देयर इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स और वो श्रीलंकन थे और यूके में पढ़ रहे थे। तो उन्होंने मुझे इस अपॉर्चुनिटी के बारे में बताया कि श्रीलंका में इस तरह से एक यूएस हॉस्पिटल है और वहाँ हर साल लोग अप्लाई करते हैं और देन दे गॉट सिलेक्टेड फॉर द एक्सटर्नशिप्स। सो आई सेड ओके। सो इन द आज से पहले पाकिस्तान से कोई भी वहाँ पे सिलेक्ट नहीं हुआ था, कोई भी श्रीलंका नहीं गया था फॉर द सेक ऑफ एक्सटर्नशिप्स इन अ वेटनरी हॉस्पिटल। So I asked my friend, okay, I'm willing to go there. So he had some references. उनके जो फादर इन लॉ थे वो कुछ मिनिस्टर्स को जानते थे और लाइफ स्टॉक मिनिस्टर्स एंड समथिंग। सो somehow he managed my externship in Sri Lanka. So मैंने अपनी फाइनल एक्सटर्नशिप श्रीलंका में की जो अराउंड 1.5 मंथ की थी। लेकिन फिर कोविड आ गया था जब मैं श्रीलंका में था, तो मुझे तकरीबन 1.5 मंथ वो और एक्सटेंड करना पड़ा था कोविड की वजह से। सो इट वाज अराउंड 3 months एक्सटेंडशिप इन श्रीलंका। और
उसके बाद पाकिस्तान वापस आया, लेकिन उस टाइम पे भी दे ऑफर्ड मी अ जॉब, और एक और जगह से भी जॉब ऑफर हुई। वहाँ का ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, बहुत अच्छे लोग थे। आई वर्क विद द वाइल्ड लाइफ ऑफ श्रीलंका, आई वर्क विद द कोलंबो जू। और क्योंकि कोलंबो जू में अक्सर आना जाना होता था, और टूरिस्ट जो थे वो उन्होंने बिल्कुल बंद किए थे कोविड की वजह से। तो एक वहाँ पे क्योंकि वेट्स भी इतने बिजी नहीं होते थे उस टाइम पे, तो एक बहुत अच्छा इंटरेक्शन था उनके साथ। So I got multiple job opportunities there, but COVID और some issues थे वहाँ पे उस time Muslim community के साथ, so I have to leave. Then I came back to Pakistan, and then I started job in All Creatures Animal Hospital and Shelter. It's in Islamabad, and it's run by two of our seniors, Dr. Zahra and Dr. Hassan. They are graduated from Arid Agriculture University, and they have a very big shelter here, and they work really good. और आई वुड लाइक टू थैंक बोथ ऑफ देम। वो बहुत फ्रेंडली थे, उन्होंने मुझे सर्जिकल स्किल्स भी सिखाई, एंड दे वर सो फ्रेंडली। क्योंकि जब आपका कंफर्टेबल इन्वायरमेंट होता है तो तभी आप चीज़ें सीख सकते हो। आई मीन मैंने इतना लर्न यूनिवर्सिटी में नहीं किया, क्योंकि इतना ज़्यादा वहाँ पे आपका कंफर्ट लेवल नहीं होता कभी कभी। तो लेकिन मैंने इस शेल्टर पे ज़्यादा लर्न किया। और इसके अलावा मैंने श्रीलंका में भी कुछ वो लोग भी काफ़ी फ्रेंडली थे, तो कुछ एक्सपीरियंस उधर से भी था। देन आई सेड आई वांट टू अप्लाई दैट एक्सपीरियंस हियर इन द शेल्टर, एंड डॉक्टर ज़ारा और डॉक्टर हसन ने मुझे फुल टाइम उसमें मौका दिया कि मैं उसे अप्लाई कर सकूं। एंड देन आई डिड जॉब 6 to 7 month इन दैट शेल्टर। और उसके बाद एक्चुअली आई वाज यूज्ड टू अपलोड माय वर्क। जितना भी मैं काम करता हूँ, आई वुड लाइक टू डॉक्यूमेंट इट। आई वुड लाइक टू डॉक्यूमेंट माय प्रोफेशनल वर्क। और मेरी एडवाइस भी यही है कि आप कम से कम अपना जो है ना प्रोफेशनल वर्क उसको डॉक्यूमेंट करें, अपनी प्रोफेशनल लाइफ को डॉक्यूमेंट करें। टेक द एडवांटेज ऑफ सोशल मीडिया। आई मीन इट्स चीप सोर्स। और पर्सनली आप करना चाहते हैं अपना डॉक्यूमेंट, वो आपकी पर्सनल चॉइस है अपनी पर्सनल लाइफ को, लेकिन एटलीस्ट आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ को डॉक्यूमेंट करें। So in the shelters in the Sri Lanka, I was used to upload a lot of TikTok videos, YouTube videos, and the Facebook reels and the stuff like that. So when I was working in All Creatures Animal Hospital and Shelter, and then one of because I was using upload my TikTok videos, so एक मेरी क्लाइंट थी, ये भी यूके से थी। आई डिड सम पेट रिलेटेड आर्टिकल्स आई राइट in 2017 for her. So she was following me on different social media accounts. So she contacted me that उनका असल में सीन ये था कि वो थाईलैंड उन्होंने विजिट किया, और वहाँ पे उन्होंने स्ट्रे डॉग्स को देखा कि इतनी अच्छी उनकी जो है वो टेक केयर नहीं की जा रही वहाँ पे। तो शी डिसाइडेड टू ओपन एनिमल शेल्टर, एंड देन फ्री हॉस्पिटल, जो कि उधर की जो एक गरीब कम्युनिटी उन्होंने सेलेक्ट की, पुअर कम्युनिटी, जहाँ पे लोग अपने एनिमल्स का ट्रीटमेंट अफोर्ड नहीं कर सकते थे, वहाँ पे उन्होंने उनके लिए हॉस्पिटल बनाया। एंड देन शी रजिस्टर्ड दैट चैरिटी इनटू द यूके, और फिर शी गॉट फंडिंग एंड द स्टफ, एंड शी हैज सम डॉग्स, रेजिडेंट डॉग्स इन द एनिमल शेल्टर। And she contacted me. She said, I watch your lot of TikTok videos and the stuff. You are working good with animals and you love animal stickers. And but if I will say you come to the Thailand and join my clinic, because उस time पे अगर आप नया नया अपना क्लिनिक ओपन करते हैं तो she doesn't have that much of money कि वो एक थाई वेट को अफोर्ड कर सकती हैं उस टाइम पे। So she offered me, and I said, okay, why not? I can go there. So at that time मुझे पता था कि वो सिर्फ 2 महीने के लिए ही होगा। So मैंने इस बात को नहीं सोचा उस टाइम कि अगर मैं 2 महीने के लिए जा रहा हूँ तो वापस आऊँगा तो शायद ये मेरी जॉब चली जाएगी, या 2 महीने के बाद क्या होगा। I said, okay, if I'm getting opportunity right now, so I should go there. So उस टाइम पे मैं वहाँ पे गया, एंड इवन द फ्लाइट वाज नॉट स्पॉन्सर्ड एट टाइम। सो आई गॉट देयर, एंड उसके बाद एक बहुत अच्छा वहाँ पे उनके साथ बॉन्ड डेवलप हो गया। आई वर्क देयर, एंड आई डिड around in the first of my I did around like maybe 200 surgeries
in just 2 months, 200 or 300 I think so, and dogs and cats. और उसके बाद and she said okay, next time I'm offering you the flight and you come back again. Then फिर मैं वापस आया और दोबारा मैं उन्हीं के पास गया. Then I feel like I started working like a locum vet. मैं अपने आप को locum vet जो है ना फील करना शुरू हो गया कि शायद I'm locum vet now. So I started searching positions as a locum vet. So पहले एक दफ़ा थाईलैंड में उनके साथ काम किया, सेकंड भी उन्हीं के साथ दोबारा एक एनिमल शेल्टर पे थाईलैंड में काम किया. उसके बाद आई गॉट अपॉर्चुनिटी टू वर्क इन Cambodia. So I moved to Cambodia for nearly 2.5 months. So I worked in Cambodia. It was also a welfare organization. It was a UK-based welfare organization, and it was actually registered in UK but running by the Germans. It was also so good. So I joined like a locum vet. I spent 2 to 3 months there, and then I again come back to Thailand and joined that my previous clinic again for 2 months again. And then after that, I moved to the very beautiful island of Thailand. It's Koh Samui for a bigger shelter. It's the third biggest shelter in the Thailand. I moved there. They provide me the opportunity to work there as a locum vet, but now they want me to be as their resident vet or a shelter vet. So I'm still their resident vet. I'm still their shelter vet, and I'm the resident vet of my previous workplace in Thailand also. So yes, so I'm working there now as a resident vet in Thailand. So right now I'm in Pakistan and I'll move back to Thailand in 2-3 weeks again. And I would like to share some of the opportunities for some countries कि आप वहाँ पे एक्सटर्नशिप के लिए किस तरह से जा सकते हैं, और ख़ास तौर पे पाकिस्तानी, क्योंकि पाकिस्तान इसके लिए थोड़ा वीज़ा प्रॉब्लम्स होती हैं डिफरेंट कंट्रीज़ में, और मुश्किल भी होता है थोड़ा सा. So first of all, I was just to go to the Malaysia. So Malaysia is a good fit for students who are from the UAS. UAS के सारे कैंपस जो हैं, UAS, सिवास, नारोवाल, जहाँ भी हैं ये, और UAF एंड आई थिंक गोमल. ये जो 3 यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये मलेशिया की जो है ना वेटरनरी मेडिकल काउंसिल, उसमें बाकायदा रजिस्टर्ड है. सो अगर आपको कहीं पे भी वहाँ पे जॉब मिलती है वेट असिस्टेंट की या वेट की या किसी भी वेट रिलेटेड थिंग की, तो वो आपको कंसीडर करेंगे अगर आप इन 3 यूनिवर्सिटीज़ से हैं. आपको कोई भी वहाँ पे लाइसेंसिंग की ज़रूरत नहीं है. लाइसेंसिंग की ज़रूरत है आपको, वहाँ पे कोई एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है. वो जो आपकी लाइसेंसिंग है ना, वो हॉस्पिटल वाले खुद करवा सकते हैं. वो जस्ट 25 रिंगेट, मलेशिया की जो करेंसी है वो रिंगेट है. 25 रिंगेट इतना महंगा नहीं है. वो 3-4 हज़ार रुपये का एक फॉर्म मिलता है, वो आपको यहीं से आप ऑनलाइन फिल भी कर सकते हैं उसे इक्विवेलेंसी लेने के लिए. उनकी वेटरनरी मेडिकल काउंसिल की वेबसाइट के ऊपर पड़ा हुआ है, और आपका जो है हॉस्पिटल जो आपको सेलेक्ट कर रहा है वो भी आपके लिए वो फिल कर सकता है. सो इट्स ईजी फॉर दीज 3 यूनिवर्सिटीज़. लेकिन अगर आप किसी और यूनिवर्सिटी से भी हैं, देन उसका एक थोड़ा-सा डिफरेंट प्रोसीजर है. वो भी इतना मुश्किल नहीं है, आप फिर भी अप्लाई कर सकते हैं और आपको वो कंसीडर कर सकते हैं. लेकिन अगर आप इन 3 यूनिवर्सिटी से हैं, तो आपके चांसेस हायर हैं कि आपको वो कंसीडर करेंगे. और मलेशिया में यूजुअली आप जा सकते हैं वहाँ पे एक्सटर्नशिप्स के लिए. एक तो क्लिनिक के नाम मेरे ज़हन में आ रहे हैं. एक तो वहाँ पे है कडल्स वेटनरी क्लिनिक, अगर आप नोट डाउन करना चाहें. कडल्स वेटनरी क्लिनिक है मलेशिया में, वो लोग एक्सटर्नशिप प्रोवाइड करते हैं, आप लोग वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं. इट्स अ चाइनीज़ बेस्ड क्लिनिक, और वो कंसीडर करते हैं पाकिस्तानीज़ को. सो दिस इज़ अबाउट द मलेशिया. और मलेशिया में जो नॉर्मल सैलरी है वो 3000 रिंगट से 8000 रिंगट के दरमियान है, और ये आपके एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है. आप वहाँ पे आपको टेम्परेरी परमिट भी, वेट लाइसेंस भी ऑफर हो जाता है, और आपको परमानेंट भी ऑफर हो जाता है. एंड सेकंड कंट्री इन आवर लिस्ट इज Cambodia. Cambodia is a good country. It's not kind of very safe country, but for earning it's good. अगर आप घर में रात को रुकें, मतलब I was not feeling very secure in Cambodia. लेकिन अगर आप ऐसे बंदे हैं कि आप 9-10 बजे के बाद बाहर नहीं जाते, या तो इट्स गुड फिट फॉर यू. और वहाँ पे सैलरीज भी अच्छी हैं. कंबोडिया में आपको किसी भी तरह की कोई लाइसेंसिंग की ज़रूरत नहीं है. कंबोडिया में सिर्फ एक ही वेटनरी यूनिवर्सिटी है जिसमें
हर साल तकरीबन 60 से 70 स्टूडेंट या इससे कम भी स्टूडेंट होते हैं, तो उनके पास बेड्स की शॉर्टेज है। और वहाँ पे जो एनिमल क्लिनिक्स बने हुए हैं वो भी या तो जर्मन्स ने आके बनाए हुए हैं या फ्रेंच ने आके बनाए हुए हैं या यूके नेशनल्स ने बनाए हुए हैं। तो इस तरह से उन्होंने बनाए हुए हैं। अभी कुछ उनमें जो है ना न्यू कैम्बोडियन वेट्स वो अपने क्लिनिक्स बनाने स्टार्ट हुए हैं या वर्किंग करने स्टार्ट हुए हैं, क्योंकि वहाँ पे यूनिवर्सिटी है कि और अभी तक उनकी कोई भी वेटरनरी मेडिकल काउंसिल भी नहीं है, तो उनको ना ही उनके पास कोई लाइसेंस होता है, जैसे एक हमारे पास लाइसेंस होता है पीवीएमसी का, तो वैसा वहाँ पे उनके अपने कैम्बोडियन वेट्स के पास भी नहीं होता। सो दे प्रेफर यू फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, जिनके पास भी डीवीएम की डिग्री है तो आपको प्रेफर कर देते हैं। तो कंबोडिया में जो नॉर्मल सैलरीज हैं, अगर आप वेटनरी असिस्टेंट के तौर पे जाते हैं, यूजली तो वो डीवीएम वालों को जो है वेटनरी असिस्टेंट रखते नहीं है, लेकिन अगर फिर भी आप फ्रेश ग्रेजुएट हैं और अगर आपको वो रख लेते हैं, सो इट्स लाइक नियरली $400 to $600। वहाँ कंबोडिया में जो है उनकी करेंसी बहुत लो है, सो वहाँ पे हर चीज़ आपको यूएस डॉलर्स में ही खरीदनी पड़ती है और वही चलता है, यूएस डॉलर ही चलता है वहाँ पे। $400 to $600 है वहाँ पे ए वेट असिस्टेंट के लिए। और अब फ्रेश ग्रेजुएट्स भी वहाँ पे जा सकते हैं। और जो सैलरी है वो ऑलमोस्ट वहाँ पे $1200 से जो है वो ज़्यादा स्टार्ट होती है। इट्स $1200 to $3000 जो वेट की वहाँ पे सैलरी है। और मेन फोकस वहाँ पे ज़्यादा सर्जरीज का ही है, लेकिन कम्बोडिया इज़ वेरी लाइक उनकी जो चीज़ें हैं वो बहुत मॉडर्न है उनके पास। वो लाइक इफ़ यू वांट टू इंजेक्ट एंटीबायोटिक यू जैसे आपके पास कोई केस आया और आप कंसीडर करना चाह रहे हैं कि ओके ओके इट्स लाइक ओके अमोक्सिसिलिन लगा दें, सही यू कांट इन कंबोडिया। आपको सबसे पहले उसके सीबीसी करवाना है, लेफ्टी प्रॉपर आपको प्रोटोकॉल से चलना, तो आपको थोड़ा सा बुकिश नॉलेज भी होना चाहिए, अदरवाइज यू विल नॉट सर्वाइव इन कंबोडिया। सो और उनका वीज़ा प्रोसेस इजी है, हमें हमारे लिए पाकिस्तानी के लिए ऑन अराइवल वीज़ा है, और उसके बाद जब आप वहाँ एंटर कर जाते हैं तो आपकी जो वर्क प्लेस होती है वो उससे बिजनेस वीज़ा में 1 ईयर के लिए कंप्लीट कर देती है, 1 ईयर के लिए करवा देती है। वो इतना महंगा नहीं होता, $200-250 में हो जाता है, यूजुअली आपकी वर्क प्लेस ही कवर करती है उसे। एंड द नेक्स्ट कंट्री इज लाओस। लाओस जो है ये थाईलैंड और कंबोडिया के साथ साथ ही है लाओस, और यहाँ पे भी लाइसेंसिंग का इतना इशू नहीं है। लाओस में आप जा सकते हैं, इधर भी जो नॉर्मल वेट की सैलरी है $1000 से ज़्यादा ही है, और अक्सर यहाँ पे जो है सीट्स आई रहती हैं, एंड इट्स अ काइंड ऑफ सेफ कंट्री और ब्यूटीफुल कंट्री, और यहाँ पे टूरिस्ट बहुत ज़्यादा होते हैं। यू कैन वर्क देयर, और इतनी ज़्यादा वहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस नहीं है काम करने की, मतलब यू कैन वर्क फ्रीली, और इतना मॉडर्नाइज भी नहीं है वो, बट यू कैन वर्क इजीली देयर। और उसके बाद आता है जी हमारे पास हांगकांग। हांगकांग इज अ काइंड ऑफ टफ कंट्री फॉर पाकिस्तानीज, यू नीड अ स्पॉन्सर, बट समहाउ आप किसी तरह अगर मैनेज कर लें वो क्योंकि एज अ वेट आप वहाँ पे काम नहीं कर सकते, नेवर, क्योंकि दे जस्ट अलाउ द नेवले एंड आरसीबी वेट्स, और उनको भी वहाँ पे आके हांगकांग की जो वेटनरी मेडिकल काउंसिल है उनसे रजिस्ट्रेशन करवा के देन दे आर एलिजिबल टू वर्क देयर। या फिर कोई भी जो एबीएमए से रजिस्टर्ड हैं वो यूनिवर्सिटीज जो हैं वो जहाँ पे उनका थोड़ा सा अलग प्रोसेस है, जिन्होंने नेवले नहीं किया होता उनको एग्जाम देना पड़ता है, उसके बाद वो काम कर सकते हैं। सो यू कैन वर्क देयर एज अ वेट असिस्टेंट। अगर आपकी प्रोफाइल बहुत अच्छी है, आप एक्सपर्ट हैं, तो आप वहाँ पे जाके कमा सकते हैं, और उधर भी जो है सैलरीज काफ़ी अच्छी हैं। यूजली आपको अकोमोडेशन प्रोवाइड की जाती है, खाना जो है वहाँ पे बिल्कुल पाकिस्तानी फूड मिलता है, बहुत अच्छा खाना है। और हांगकांग में जो वेटरनरी असिस्टेंट की सैलरी है वो भी ऑलमोस्ट $1500 है। तो अगर आप समहाउ वहाँ पे ये अरेंज कर लेते हैं अपने लिए जॉब, और फिटनेस असिस्टेंट ही अक्सर अरेंज हो जाती है और एक्सटेंशिप्स भी अरेंज हो जाती हैं, तो आप वहाँ पे काम कर सकते हैं। और हांगकांग में जो है मेक श्योर कि आपको वो अकोमोडेशन दें, क्योंकि इस अगर आपको $1500-2000 दे रहे हैं, अगर वो आपको अकोमोडेशन नहीं दे रहे तो आप बिल्कुल भी सर्वाइव नहीं कर सकते, क्योंकि हांगकांग में जो है अकोमोडेशन इज हेल एक्सपेंसिव। सो नेक्स्ट वन इज द फिलीपाइंस। फिलीपाइंस में जो है वेट लाइसेंसिंग की जरूरत होती है, लेकिन अक्सर वहाँ पे अभी जो है ना वेटनेरियंस अभी यानी कि वेटनरी इंडस्ट्री वहाँ पे ग्रो कर रही है, तो वहाँ पे न्यू क्लिनिक्स बन रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट आइलैंड्स के ऊपर और छोटे छोटे सिटीज में। तो वहाँ पे अक्सर पोस्ट आ रही होती हैं कि उनको लाइसेंस वेटनेरियन भी चाहिए और नॉन लाइसेंस भी चाहिए। तो डेफिनेटली थोड़ा सा फर्क होता है लाइसेंस का और नॉन लाइसेंस की पेज में। तो ऑलमोस्ट जो स्टार्टिंग पे होती है नॉन लाइसेंस्ड की, वो उनकी करेंसी मुझे याद नहीं आ रही, पीसोस ऐसा कुछ नाम है उसका। तो इट्स नियरली
more than 2 lakh rupees for Pakistanis, और उसमें आपको अकोमोडेशन भी अगर दे दें तो इट्स अ गुड फिट। आपको मतलब स्टार्ट कहीं ना कहीं से लेना चाहिए, और ये मत देखें कि अभी सैलरी तो 2 लाख है, कम है, बाहर जा रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं से आप स्टार्ट ले लें, बाद में चीज़ें सेटल हो जाती हैं। एंड द नेक्स्ट इज़ द वियतनाम। वियतनाम में भी काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। वियतनाम का वीज़ा पहले पाकिस्तान इसके लिए बहुत मुश्किल था। वहाँ पे आपको स्पॉन्सर लेटर लेना पड़ता था, और काफ़ी वो $200-250 का तो सिर्फ स्पॉन्सर लेटर आता था। बट अभी वियतनाम ने एक पाकिस्तानी इसके लिए अच्छी खबर सुनाई है कि हमारे लिए वहाँ पे ई वीज़ा है, और आपका ई वीज़ा लेके आप वहाँ जाते हैं, और फिर अगर आपको वहाँ पे जॉब मिल जाती है, और यूजुअली वहाँ मिल जाती है, वहाँ भी लाइसेंसिंग का इतना इशू नहीं है, वेटरनरियंस की लाइसेंसिंग का इतना इशू नहीं है उधर। तो आप वहाँ पे जाके काम कर सकते हैं। वियतनाम में ई वीज़ा है, और आपका जो है एम्प्लॉयर वो आपका ईज़िली वो चेंज कर सकता है। एंड द नेक्स्ट वन इज़ फिजी। इट्स वेरी फार, बट इट्स ब्यूटीफुल प्लेस। और फिजी में जो है काफ़ी सारे एनिमल शेल्टर्स हैं और क्लिनिक हैं, और वहाँ पे वेटरनरी लाइसेंसिंग का कोई इशू नहीं है। वो या वहाँ पे सिर्फ आपको वर्क परमिट चाहिए होता है, और वहाँ के छोटा सा क्योंकि आइलैंड है, और वो लोग इस प्रोसेस में काफ़ी तेज़ हैं, क्योंकि मैं काफ़ी सारे लोगों को वहाँ जानता हूँ जो फिजी में काम करके आए हैं। सो फिजी वाले काफ़ी तेज़ हैं इन वीज़ा प्रोसेस में। अगर आप वहाँ पे अप्लाई करेंगे स्टंटशिप्स के लिए, वॉलंटियर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, देखिए आप काफ़ी जगह पे ना एज़ अ वॉलंट अगर वो एक्सटर्नशिप ऑफ़र नहीं कर रहे, तो आप काफ़ी सारी चैरिटी ऑर्गनाइज़ेशन या शेल्टर में एज़ अ वॉलंटियर अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करें, और वो भी इट्स अ काइंड ऑफ एक्सटर्नशिप, वही होता है, सेम ही होता है। तो आप फिजी में जाके काम कर सकते हैं। फिजी इज़ आल्सो गुड, लेकिन काफ़ी दूर है यहाँ से, लेकिन एंड द नेक्स्ट वन इज़ द सीशेल्स। सीशेल्स एक छोटा-सा बड़ा प्यारा आइलैंड है अफ्रीका में। ऐसा कह लें कि अफ्रीका का सबसे रिचेस्ट आइलैंड है, एंड पासपोर्ट इज़ हेल्ड स्ट्रॉन्ग एंड लॉट ऑफ थिंग। इनके साथ सीशेल्स के साथ मैंने काम किया। मैंने इनको ऑनलाइन कंसल्टेंसी प्रोवाइड करता था 2 से 3 साल पहले। और सीशेल्स में उस टाइम पे कोई भी एनिमल हॉस्पिटल नहीं था। ये बिल्कुल मालदीव्स की तरह का एक आइलैंड है, और लेकिन अभी ये डेवलप हो रहा है, और यहाँ पे कोई भी वेटरनरी हॉस्पिटल या वेटरनरी काउंसिल, यूनिवर्सिटी कुछ भी नहीं है। तो वो लोग जो है ऑनलाइन कंसल्टेंसीज ले रहे थे 2-3 साल पहले, और इस तरह से करके सर्वाइव कर रहे थे जो वहाँ पे एनिमल लवर्स हैं, क्योंकि हर जगह पे एनिमल लवर्स होते ही हैं। तो उन्होंने अपने तौर पे ऑर्गेनाइजेशंस बनाई थी, और फिर वो इस तरह से जो है वो सर्वाइव करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अभी रिसेंट रिसेंट ईयर्स में उन लोगों ने एक वेलफेयर, सीशल्स वेलफेयर एनिमल सोसाइटी, इस तरह से करके कोई एक बड़ी सोसाइटी भी बना ली है, एनिमल काउंसिल भी बना ली है। तो सुनाओ, अब वो भी उनके पास जो है, अगर आप वॉलंटियरशिप के लिए अप्लाई करते हैं, तो आपको वो वॉलंटियरशिप के लिए बुला सकते हैं। और सीशल्स का वीज़ा भी आई थिंक पाकिस्तानीज़ के लिए जो है वो वीज़ा ऑन अराइवल है, सो यू कैन गो। सीशेल्स इज़ आल्सो अ गुड चॉइस। और उसके बाद हमारे पास कतर आता है। कतर भी वीज़ा ऑन अराइवल देता है हमें। कतर में बहुत सारे जो हैं एनिमल क्लिनिक्स हैं जहाँ पे एक्सटर्नशिप के लिए जा सकते हैं, वॉलंटियरशिप के लिए जा सकते हैं। अगर कोई कॉइन्स में इंटरेस्टेड है तो सबसे पहले ईवीएमसी वहाँ पे आता है, कॉइन वेटरनरी मेडिकल सेंटर। वहाँ पे काफ़ी बच्चे पाकिस्तान से जाते भी हैं। आप वहाँ पे अप्लाई करें, वो आपको ईज़िली जो है वो दे देते हैं। मतलब मैंने 2020 में अप्लाई किया था, दैट वाज़ फर्स्ट टाइम कि मैंने वहाँ पे अप्लाई किया था, और उसके बाद से उन्होंने अपना एक्सटर्नशिप डिपार्टमेंट ओपन किया। और अभी तक वहाँ पे जो है, अभी आपको शायद जब अपनी एक्सटर्नशिप करनी है उससे 6 से 7 महीने पहले अप्लाई करना पड़ता है ईवीएमसी में। और इसकी टिकट सस्ती है, मतलब आपको ये एक सस्ती एक्सटेंशिप पड़ जाती है कतर। एंड सेम इज़ द दुबई। दुबई में आप जा सकते हैं। दुबई इक्वाइन हॉस्पिटल है, शारजा इक्वाइन है, कैनेडियन वेटरनरी क्लिनिक है, और अल्पाइन वेटरनरी क्लिनिक है, और वहाँ पे एक लैब भी है, और फाल्कन हॉस्पिटल है। आप इन सब जगह पे जा सकते हैं दुबई में। मतलब टिकट सस्ती है, आपको अकोमोडेशन सस्ती मिलती है वहाँ पे, तो ये भी आपकी एक सस्ती एक्सटेंशिप हो सकती है एज कम्पेयर टू थाईलैंड, सिंगापुर और दीज कंट्रीज। सिंगापुर आल्सो द नेक्स्ट वन इज सिंगापुर। सिंगापुर में भी आप काम कर सकते हैं एज ए वेट असिस्टेंट। वहाँ पे सिर्फ नेवले या दूसरे लोग या द वेट काम कर सकते हैं, लेकिन आप वेट असिस्टेंट काम कर सकते हैं एनिमल शेल्टर्स पे और क्लिनिक्स पे। और वहाँ पे आपकी जो कम से कम सैलरी होनी चाहिए वो $4,000 से $5,000 होनी चाहिए सिंगापुर। और अकोमोडेशन आपको मिलनी चाहिए, क्योंकि सिंगापुर इज़ हेल एक्सपेंसिव फॉर अकोमोडेशन। लेकिन बिलीव मी, अगर आप इनको
ईमेल्स लिखें। आप सबसे पहले उनको चीज़ें क्लियर करें। आप पहले अपना बजट देख लें एक्सटर्नशिप के लिए और फिर आप उनको ईमेल करें कि मैं ये चीज़ें अफ़ोर्ड कर सकता हूँ एंड ये चीज़ें मुझे आपसे चाहिए। तो जब चीज़ें सारी क्लियर होती हैं ना, तो वो उस ईमेल को रिस्पॉन्ड भी करते हैं। लेकिन अगर आप सब चीज़ें उनके ऊपर डाल देंगे और अपना उनको कुछ भी नहीं बताएँगे, कोई आइडिया वगैरह, तो दे विल नॉट रिस्पॉन्ड। उसके बाद है श्रीलंका। श्रीलंका में आजकल काफ़ी सारी ऑर्गनाइज़ेशंस जो हैं अमेरिका से यूजुअली काम कर रही हैं आके। तो कुछ दिन पहले भी 1-2 ऑर्गनाइज़ेशंस ने पोस्ट लगाई थी कि वो वेट असिस्टेंट या वेटनेरियंस के लिए रिक्रूटमेंट्स कर रहे हैं। तो आप श्रीलंका में जाके अप्लाई कर सकते हैं यहीं से। और लेकिन श्रीलंका इज़ आल्सो वेरी मॉडर्न, उनकी प्रैक्टिस है, आपको बुकिश नॉलेज होना चाहिए और चीज़ें आपको सब पता होनी चाहिए इसके बारे में। और सर्जरीज़ भी उनकी काफ़ी, मतलब उनके पास बड़े अच्छे इक्विप्ड हॉस्पिटल्स हैं। तो श्रीलंका इज़ दैट काइंड ऑफ कंट्री। लेकिन जाना आसान है, यहाँ पे ई वीज़ा मिल जाता है, सैलरीज़ भी अच्छी हैं वहाँ पे। पाकिस्तान से अच्छी सैलरीज़ हैं श्रीलंका में। यस, सो दिस इज़ ऑल। एंड अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो आप काइंडली बता दें मुझे। जी डॉक्टर शुएब, थैंक यू वेरी मच। काफ़ी कम्प्रिहेंसिव माशाल्लाह से आपने गुफ्तगू की है। तो कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप अगर चैट बॉक्स खोल लें तो आप खुद ही रीड करके उनको वन बाय वन आंसर कर लेते हैं। अगर कहें तो मैं रीड आउट कर देता हूँ जैसे आपके लिए कन्वीनियंट हो। सर मैं कर लेता हूँ। व्हाट मोहम्मद रमीज़ का क्वेश्चन है, व्हाट अबाउट जॉब्स इन थाईलैंड एंड इज स्टूडेंट्स आर अलाउड टू वर्क विद स्टडी? जॉब्स इन थाईलैंड का ये सीन है कि अगर आप थाईलैंड में जॉब्स अप्लाई करना चाहते हैं और आप यहाँ से बैठ के करेंगे ना, सो इट्स 99% नो। आपको कोई भी वहाँ पे रिक्रूट नहीं करेगा। क्योंकि वहाँ पे लाइसेंसिंग लेने का ये प्रोसीजर है कि आपको थाई लैंग्वेज लेवल 4 तक आनी चाहिए 1 ईयर के डिप्लोमा के साथ, और वो आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। देन आप उनकी थाई वेटरनरी मेडिकल काउंसिल में अप्लाई करते हो और वो एग्ज़ाम जो है साल में 2 दफ़ा ओपन होता है और वो एग्ज़ाम भी थाई लैंग्वेज के अंदर होता है। फिर आप वो एग्ज़ाम क्लियर करते हो और आजकल जो उसका पासिंग क्राइटेरिया वो 62 से 65% चल रहा है और देन आपको लाइसेंस इश्यू होता है, देन यू आर एलिजिबल टू वर्क इन थाईलैंड, अगर आप यहीं से बैठ के अप्लाई करें। लेकिन वंस यू आर इन थाईलैंड और आप जाके वहाँ पे हॉस्पिटल्स विज़िट करते हो और अपने वहाँ पे सीवी अगर आपकी अच्छी है, आपके पास स्किल्स हैं, तो यू कैन वर्क एज़ वेट असिस्टेंट, वेट नर्स, और वहाँ पे उनकी भी अच्छी सैलरीज़ हैं। मतलब थाईलैंड में जो मिनिमम सैलरी है इट्स लाइक 16,000 बाट व्हिच इज़ इक्वल टू 1.5 लाख पाकिस्तानी रुपीज़ मिनिमम सैलरी, दैट इज़ फॉर सिक्योरिटी गार्ड्स और मेड्स और थिंग। बट वेटरनरी असिस्टेंट को ज़ाहिर-सी बात है इससे ज़्यादा सैलरी वहाँ पे मिलती है। सो यू कैन मैनेज दिस काइंड ऑफ जॉब्स इफ यू डोंट हैव लाइसेंस देयर। लेकिन अगर आप वहाँ जाते हैं तो आपको काफ़ी हॉस्पिटल के चांसेस हैं कि एज़ अ वेट भी रिक्रूट कर सकते हैं, एज़ अ वेट असिस्टेंट भी कर सकते हैं। दूसरा आपका क्वेश्चन है स्टूडेंट्स आर अलाउड टू अलाउ विद स्टडीज़। स्टूडेंट्स जो हैं अलाउ नहीं है वर्क करना। इमिग्रेशन बहुत सख्त है, लेकिन स्टिल इफ स्टूडेंट्स वहाँ पे काम करते हैं। काफ़ी स्टूडेंट जो वहाँ पे स्कॉलरशिप पे जाते हैं उनको यूनिवर्सिटी ही कोई ना कोई लेक्चरशिप या कुछ इस तरह का शॉर्ट प्रोग्राम टाइप कुछ कॉन्ट्रैक्ट टाइप चीज़ ऑफर कर देती है। तो वो अगर 16,000 थाई बाट उनका वो है स्टाइपेंड है, तो 10,000 12,000 के साथ वो जॉब ले लेते हैं यूनिवर्सिटी में। और या फिर अगर आप डॉक्टर हैं या वेट हैं या कुछ भी इस तरह का आपके पास टेक्निकल कोई आप प्रोफ़ेशन है, तो आप जाके हॉस्पिटल्स में अप्लाई करें। आप अपने शाम के टाइम पे उनके एज़ अ नाइट वेट काम कर सकते हैं, नाइट वेट नर्स और इस तरह का। तो आपको पे थोड़ा कम करेंगे, लेकिन आप काम कर सकते हैं। लेकिन आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपका जो ओनर है वो सपोर्टिव होना चाहिए। वो इमिग्रेशन के साथ डील करे, और क्योंकि इमिग्रेशन ने अगर एक दफ़ा कुछ कर दिया तो ओनर कुछ भी नहीं कर सकेगा। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। डेयरी सेक्टर इन थाईलैंड। ब्रो, डेयरी सेक्टर इन थाईलैंड मैंने कभी विज़िट नहीं किया, लेकिन मेरे कुछ दोस्त हैं, उनसे मेरा एक्सपीरियंस हुआ है। इट्स गुड, बट स्टिल अभी भी एक वहाँ पे दोस्त थे, उनको फिर वीज़े का इश्यू हो गया। थाईलैंड में वीज़ा इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं पाकिस्तानीज़ के लिए, तो अभी वो भी वापस आ रहे हैं। तो या तो आपकी कोई इंटरनेशनल ऑर्गनाइज़ेशन हो वहाँ पे, या फिर आपका जो है ओनर वो इतना कॉन्फिडेंट हो कि वो आपको सारे डॉक्यूमेंट्स दे और आपका वीज़ा प्रोसेस करवाए और तब आप जाएँ। वैसे डेयरी सेक्टर वहाँ पे है काफ़ी।
एनिमल न्यूट्रिशनिस्ट जॉब्स इन फॉरेन कंट्रीज। डॉक्टर साहब, एनिमल न्यूट्रिशनिस्ट का कोई आइडिया नहीं है मुझे। What points we should consider during our graduate study days to make us good product at land? आप जो है अपनी सर्जिकल स्किल्स पे ज़्यादा फोकस करें, ज़्यादा टाइम जो है क्लिनिक्स पे स्पेंड करें, अपने प्राइवेट क्लिनिक्स पे जाएं। और मतलब अगर आप डेयरी में हैं तो आप डेयरी में ज़्यादा काम करें। एक अपना जो है ना, मेरे ख्याल है 6 सेमेस्टर से एक माइंडसेट बना लें कि मैंने किधर जाना है, तो उसके ऊपर आप काम करना स्टार्ट कर लें। और थोड़ा सा ग्रेड्स को जो है ना, अगर तो आप अपने ग्रेड्स को इस तरह से मैनेज कर रहे हैं कि आपकी स्किल्स भी साथ-साथ मैनेज हो रही हैं, तो ये अच्छी बात है। लेकिन अगर आपकी स्किल्स जो है वो कंप्रोमाइज़ हो रही हैं ग्रेड्स के साथ, तो अपने ग्रेड्स को बेशक थोड़ा-सा नीचे भी लें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इतनी। स्किल्स को आप ज़्यादा मैनेज करें। सोहेब भाई, आप ये इन्फॉर्मेशन कंट्रीज़ की कहाँ से गैदर करते हैं? जैसे आप बता रहे हैं कि पोस्ट देखी तो कहाँ पर कोई पेज, लिंक और ग्रुप्स वगैरह? ब्रो, इट्स ऑल गूगल। मैंने जो अपना वेटरनरी फिजिशियन का काम स्टार्ट किया था और फ्रीलांसिंग का काम स्टार्ट किया था, इट्स ऑल सर्चिंग ऑन द गूगल। यू कैन यू कैन सी द कंट्रीज ऑन द ग्लोब। अपने पास एक ग्लोब रख लें और उसके ऊपर कंट्री सेलेक्ट करें। छोटे छोटे आइलैंड्स देख लें या कंट्रीज देखें, क्यूबा देख लें। इस तरह के जो अजीब कंट्रीज हैं जिनको लोग नहीं जानते, आप उनको सर्च करें और फिर उसमें लिखें, उनकी वेटरनरी मेडिकल काउंसिल के बारे में पढ़ें, और फिर आपको चीज़ें पता चलनी शुरू हो जाती हैं कि इनकी वेटरनरी मेडिकल काउंसिल का क्या हिसाब है और ये किस तरह से रिक्रूटमेंट्स करते हैं, कैसे हायरिंग करते हैं। और फिर उधर के वेटरनरी क्लिनिक्स निकाल लें और उनसे आप बात भी कर सकते हैं। यूजुअली आप ईमेल कर सकते हैं, उनको व्हाट्सएप कर सकते हैं, उनसे आप बातचीत करें। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। बाकी कोई स्पेसिफिक किसी भी चीज़ की कोई स्पेसिफिक लोग कहते हैं कि वेबसाइट बताएं, किसी भी चीज़ की आई थिंक कोई स्पेसिफिक वेबसाइट नहीं है। लिंक्डइन जो है वो भी जनरल है, आप किसी भी कंट्री में जो है अप्लाई कर सकते हैं, इंडीड में कर सकते हैं। तो यही 2-4 वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप कर सकते हैं। Do they require any experience after DVM to get job in Dubai and Thailand as a pet breeder? डेफिनेटली एक्सपीरियंस वगैरह तो आपको कोई नहीं रखेगा। दुबई में जो है मिनिमम जो है 1 to 2 इयर्स की एक्सपीरियंस चाहिए। और आपको साथ में वेटरनरी की वो डीवीएम इक्विवेलेंसी भी चाहिए होती है। वो एक छोटा-सा प्रोसेस है, वो आपको करना होता है। और थाईलैंड में भी डेफिनेटली आपको एक्सपीरियंस चाहिए 1 to 2 इयर्स का। लेकिन जब आप थाईलैंड में पहुँच जाएँगे, आपको तभी वहाँ पे चांसेस हैं कि आप विज़िट वीज़े पे जाएँ और फिर आप सीवीज़ ड्रॉप करें, तभी आपके चांसेस हैं कि आपको वहाँ पे जॉब मिल सके थाईलैंड में। आजकल दुबई का भी वैसे यही सीन है, यहाँ से रिक्रूटमेंट्स बहुत कम हो रही हैं। सॉरी आई एम कैन यू प्लीज़ टेल हाउ डिड यू गेट जॉब इन थाईलैंड? जी बिल्कुल, मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है सोहेब। आप ये वीडियो अपलोड हो जाएगी यूट्यूब पे, आप काइंडली उस पे देख लीजिए। सर आई थिंक मैंने बहुत सारे शुक्रिया क्वेश्चन में कर दिए। शोएब, थैंक यू वेरी मच। बड़ा कम्प्रिहेंसिव माशाल्लाह से गुफ्तगू हुई। तो क्वेश्चंस भी मुझे लगा कि प्रॉपर हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो डेयरी या न्यूट्रिशनिस्ट के हैं, तो वो जो जी, हमारे स्पेशलाइज्ड लोग होंगे डेयरी के या एनिमल न्यूट्रिशन के, तो आई विल जी, ट्राई कि मैं उनको नेक्स्ट टाइम एंगेज करूं, और वो आई होप सो कि वो इंशाल्लाह अल अज़ीज़ आपको फ्यूचर में कुछ इस तरह के प्रेजेंटर्स मिलेंगे जो आपको इस सेक्टर की भी इंफॉर्मेशन देंगे। मैं इससे पहले कि थोड़ी और बात करूं, तो फार्मल डॉक्टर सुहेब को देख के दो बातें मुझे पता चली। नंबर वन, ही इज़ फ्रॉम झंग, जो मुझे बिल्कुल पता नहीं था। तो इसलिए अब इन्हें हम बिल्कुल नहीं जाने देंगे कि ये झंग जब आएँ तो खाना भी हमारे साथ खाएँ और हमारे स्टूडेंट्स को भी फिज़िकली भी थोड़ा इंस्पायर करें जब आपके पास टाइम निकले। तो ये इन्विटेशन हमारी कबूल करनी है। इंशाल्लाह सर। सेकंड ये है कि सुहेब, मैं ये चाह रहा हूँ कि कई दफ़ा ना हम बहुत सारी इन्फॉर्मेशन बहुत सारे लोगों को देते हैं, और होता यह है कि उस सारी इन्फॉर्मेशन का इन जनरल बहुत सारे लोग फ़ायदा नहीं उठा पाते। तो मेरे दिल में, चूँकि मेरी एज का तकाज़ा ये है कि मुझे लगता है कि अब मुझे खिदमत खल्क करनी चाहिए, यूथ को मौका देना चाहिए, उनको अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करके देनी चाहिए। तो मैं ये गुज़ारिश करना चाह रहा हूँ कि अगर आपके बिहाफ़ पे मैं स्टूडेंट्स को ये खुशखबरी दूँ कि मैं और आप और इसी तरह हम कुछ और लोगों को भी इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ लेंगे, कि जिनके पास डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ का एक बैंक होगा, और वो जो अपॉर्चुनिटीज़ का बैंक है वो हम अपने सिलेक्टेड, इसी तरह से हमारे पास जो सीवीज़ हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोगों की आ रही हैं।
और वो इंटरेस्टेड हैं बाहर जाने में या यहाँ पे जॉब करने में, तो हम उनकी सीवीज को अकॉर्डिंग टू देयर प्रोफाइल हम डिफरेंट कंट्रीज में या डिफरेंट रीजन्स में हम खुद से उनको आई मीन सबमिट किया करेंगे और उनको रेफरेंस के तौर पे भी हम यूज़ करेंगे। यानी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हम इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ एक फोकल पॉइंट बन के, चूंकि बातों से निकल के जो अमली काम होता है उसकी ज़्यादा इम्पैक्ट या ज़्यादा वैल्यू होती है, तो वो मैं चाहूँगा अगर आप अपने लफ्ज़ों में खुद एक्सप्लेन करें कि हाउ कैन वी टेक दिस इनिशिएटिव इन पाकिस्तान, और पाकिस्तान से किस तरह हम इस काम को, हमारा फोकस होगा वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज, हम इसी के ऊपर ही स्पेशलाइज करेंगे और इसी पे बात करेंगे। तो 1-2 मिनट अगर इस पे कुछ आप। बिल्कुल सर, इसमें ना हम कर सकते हैं, जैसे हमारे पास कोई अपॉर्च्युनिटीज़ आती हैं, अ, अगर तो वो उसी कंट्रीज़ में हैं, तो हम किसी को वहाँ पे रेफ़र कर सकते हैं, और जैसे कि फ़िज़िकल सीवी ड्रॉप करने की बात है, तो हम वहाँ, मैंने अभी रिसेंटली एक डॉक्टर साहब हैं, उन्होंने थाईलैंड का एक ज़ू है या सफारी पार्क है, वहाँ पे अप्लाई किया, वो ज़ू वेट है यहाँ पे। तो उनकी जो सीवी है मैंने वहाँ से ड्रॉप की थी अपने आइलैंड से उनके बैंकॉक में ना। तो मतलब हम फिज़िकली भी वो ड्रॉप वहाँ पे कर सकते हैं, हम किसी को रेफ़र भी कर सकते हैं वहाँ पे, तो अक्सर जाने वाले। लेकिन अगर वो किसी दूसरे कंट्री में है, तो फिर ये है कि हमारे पास वहाँ के भी कुछ लोग होने चाहिए, तो हम उनसे कॉन्टैक्ट करके अगर उन्हें बोलें कि आप ये सीवी वहाँ पे ड्रॉप कर दें, आप इनको वहाँ पे रिकमेंड कर दें, तो ये एक हमारे पास एक और ज़्यादा लोगों का वो डाटा हो कि ये जो है इस टाइम डॉक्टर इस कंट्री में काम कर रहे हैं और इस सेक्टर में काम कर रहे हैं, तो ये अच्छा होगा। और हम अगर उनसे बात करें तो वो फिर टाइमली रिस्पॉन्ड करके, और वो खुद से भी देखें, अगर कोई अपॉर्चुनिटी ओपन होती है तो वो आपसे बात कर सकते हैं रिक्रूटमेंट्स के लिए, आप इंटरव्यूज़ अरेंज कर सकते हैं उनके लिए, और फिर वो हायरिंग करवा सकते हैं वहाँ पे। जी, बहुत शुक्रिया सुहेब, जिस तरह आपने बताया कि मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह मेजॉरिटी ऑफ कंट्रीज़ के लिंक्स आपकी तरह दोस्तों की शक्ल में मौजूद हैं और वो मुझे गाहे बगाहे ऑफ़र भी करते रहते हैं। अभी मैं इस वक़्त अगर नोटिस करूँ तो कोई 10 अपॉर्च्युनिटीज़ ऐसी हैं जो डिफरेंट तरह की हमारे पास अवेलेबल हैं, और वो जो अपॉर्च्युनिटीज़ हैं मैं उसको 3 हिस्सों में डिवाइड करता हूँ। एक अपॉर्च्युनिटीज़ है जो यानी स्कॉलरशिप्स होते हैं एमफिल के लिए या पोस्ट डॉक के लिए या पीएचडीज़ के लिए, तो या उनके कोई प्रोजेक्ट्स होते हैं जहाँ पे उनको रिसर्च एसोसिएट चाहिए होते हैं, तो एक वो अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो कि काफ़ी सारी हमारे पास आती रहती हैं। दूसरे नंबर पे जो प्रैक्टिसिंग वेट्स हैं और उसके भी आगे डिफरेंट सेक्टर्स हैं, जैसे कि न्यूट्रिशनिस्ट हैं, डेयरी के हैं, पेट्स के, जैसे आपको पोल्ट्री। माशाल्लाह ज़्यादा आइडिया है, और इसी तरह से बहुत सारी जगहों पे अब पोल्ट्री के अंदर भी हमारे लोग जाना शुरू हो गए हैं। अभी मीट के अंदर बहुत सारी जगहों पे गुंजाइश है, मीट इंस्पेक्टर्स और मीट की जो चीज़ें प्रोसेसिंग है। इसी तरह बहुत सारे कंट्रीज में ऐसे भी है कि वो वेट जो है ये एग्रीकल्चर के अम्ब्रेला में आता है, और वो एग्रीकल्चर के जो एड्स आती हैं या वो आती हैं उसमें भी हमारे वेट्स जो है वो बड़े अच्छे तरीके से फिट इन हो जाते हैं। और जस्ट लाइक सर इन यूएसए, सॉरी आई एम जी कटिंग जी यू। यूएसए में जो सीएईपी प्रोग्राम है, उसमें जो डेयरी वेट्स हैं, वो एग्रीकल्चर के अंडर आते हैं, और वो इज़िली वहाँ पे अपनी एक्सटेंशिप कर सकते हैं, और वीज़ा प्रोसेस बहुत ईज़ी है उनके लिए यूएसए का। जी। इसी तरह से ये जो एक और एलिमेंट है जो मैंने शोएब की कुछ वीडियोस देखी, ये जो ज़ू एनिमल्स हैं और ये जो वाइल्ड एनिमल्स हैं, ये एक बड़ा चैप्टर है, और इसमें आम तौर पे हमारे वेट जो हैं समझते हैं कि ये शायद ज़ूलॉजिस्ट्स का काम है या ज़ूलॉजिस्ट जो है वो ज़्यादा मैंने कुछ डिग्रीज देखी हैं, एनिमल बिहेवियर है जैसे, और एनिमल और पब्लिक हेल्थ के साथ कुछ चीज़ें हैं। फिर उन एनिमल्स को जो वाइल्ड हैं या ज़ू एनिमल्स हैं, उनकी जो फीडिंग प्रैक्टिसेस हैं या उनकी डिजीज़ेज़ हैं या उनसे मुतल्लिका चीज़ें हैं, तो उसके ऊपर हमारा बहुत कम ध्यान है। मैं अभी कतर में एक दोस्त हैं, उनके साथ एक दिन पहले भी हमारा सेशन हुआ था, तो उन्होंने जब ये वो बताया कि जी वो क्या बोलते हैं, बाज़ या क्या उसको बोलते हैं जी, फाल्कन। फल, फाल्कन। अब वो वहाँ पे फाल्कन इंस्टीट्यूट है एक बहुत बड़ा, और उस फाल्कन जी। में हम नॉर्मली यहाँ के वेट जो है ना वो उसको उस तरह से स्टडी नहीं करते, तो हमें ना अच्छा। थोड़ा सा यूनिकनेस की तरफ जाना है, और जब हम यूनिक चीज़ों में काम करेंगे तो हमारे लिए जॉब हंट करना या पैसा अर्न करना या रिस्पेक्ट अर्न करना वो कंपैरेटिवली इजी भी होगा और वो लॉन्ग लास्टिंग भी होगा।
तो मैं जिस तरह आप फरमा रहे हैं, इसी तरह तमाम स्टूडेंट्स को हर वक्त एक ही बात कहता हूँ कि काइंडली आप 5वें सेमेस्टर के बाद अपनी लाइन डिसाइड करें कि आप किस तरफ जाना चाह रहे हैं, और जिस तरफ जाना चाह रहे हैं उसके साथ आप अपने साथ मुतल्लिका सर्टिफिकेट्स, रजिस्ट्रेशंस, ट्रेनिंग्स, आपका स्किल्स, आपका बॉडी लैंग्वेज, वो सारी चीज़ें आपकी उसके साथ मैच हो रही हों। अभी शायद आपने एक चीज़ नोटिस की है कि नहीं, बहुत सारी चीज़ों को जब आप यस कहते हैं तो उसके साथ आपको बहुत सारी चीज़ों को ना भी कहना है। कई दफ़ा हम ना हर कुछ बनना चाहते हैं। सोहेब ने अभी शायद नोटिस किया हो तो वो 2-3 चीज़ों में उन्होंने कहा डेयरी, उन्होंने कहा आई डोंट नो, मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है। जब न्यूट्रिशन की बात की तब भी उन्होंने यही आंसर किया। जबकि हमारे वेट नॉर्मली ये कहते हैं कि मसला ही कोई नहीं है, टीचिंग करनी है वो भी कर लूँगा, फीड फार्मूलेट करनी है वो भी कर लूँगा, पैरास्टालॉजी भी मैं। तो प्लीज़ डू नॉट डू एवरीथिंग, ट्राई टू फोकस ऑन वन थिंग, और जो एरिया आपको इंस्पायर कर रहा है उसमें इंशाअल्लाह उल अजीज आपको अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी, और उसमें आपके लिए बहुत सारी ओपनिंग्स इंशाअल्लाह उल अजीज अवेलेबल होंगी। तो आपने हार्ट लूज नहीं करना, कॉन्टिन्यूसली फोकस्ड में रहना है। अच्छा, एक और चीज़ जो मुझे कुछ दोस्तों की तरफ से आ रही है वो भी मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। देखिए, ये जो हमारा फोरम है, हम वो लफ्ज़ बोलना चाह रहा हूँ कि खिदमत खल्क कर रहे हैं और फी सबीलिल्लाह कर रहे हैं। वी डू नॉट नीड मनी फ्रॉम एनी बॉडी कि हम आप हमसे पैसे ले लें और हमें भेज दें और ऐसे करें वैसे करें। यस, अगर किसी जगह कोई पैसों की ज़रूरत होगी तो वो आपको हम बैंक अकाउंट चीज़ें जो उनकी वो फीस और वो चीज़ें होंगी उसकी तरफ लेके जाएंगे। हमारा, मेरा और सुहेब का अभी इसमें कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है कि हम मनी मेकिंग के लिए ये कुछ काम कर रहे हैं। तो हम चूंकि अपने कम्युनिटी के लिए काम कर रहे हैं, तो उस कम्युनिटी में काम करने के लिए अगर हम भी पैसा अर्न करना शुरू कर देंगे तो फिर मेरा ख्याल है कि डिफरेंस नहीं रहेगा। तो ये मैं एक सॉफ्ट सा मैसेज आपको दिया है कि हम इंशाअल्लाह उल अजीज जितनी भी एफर्ट कर रहे हैं वो सारी की सारी बेलौस है, बगैर किसी एफर्ट के है। जो लास्ट बात मैं इसमें ऐड करके अपनी बात को कंक्लूड करूंगा, शोहेब से लास्ट में कमेंट्स भी लूंगा, वो ये है कि प्लीज आप लोग इन सारे लेक्चर्स की बाद या इन सारी चीज़ों के बाद अगर आपको कोई स्किल्स नहीं आ रही तो प्लीज़ उसको आइडेंटिफाई करें, और प्लीज़ लेट मी नो। हम उसके लिए आपके रिफ्रेशर कोर्सेज डिज़ाइन करेंगे, मैं आपको उसके लिए एक्सपर्ट्स अरेंज करके दूंगा। वो काम अगर 2 दिनों का है तो वो 2 दिनों में करूंगा, 4 महीनों का है तो 4 महीनों में मैं करूंगा। तो मैं एक्सटेंसिव किस्म की ट्रेनिंग्स दे के, देखें मेरा वेट जो है ना, वो किसी जगह भी जाए तो वो खुद बोले और उसकी स्किल्स और उसकी एक्सपर्टीज बोलें। और इसी के अंदर जो मैं एक लफ्ज़ बोलना चाह रहा हूँ वो हमेशा बोलता हूँ, प्लीज़ डॉक्टर से पहले आपने एक अच्छा इंसान बनना है, जो बगैर झूठ बोलने वाला हो, जिस पे ट्रस्ट किया जा सकता हो, जो मिस कमिटमेंट ना करता हो, जो फाइनेंशियल किसी तरह की करप्शन में इन्वॉल्व ना हो, और इवन वो उसका कैरेक्टर, बिहेवियर, सेक्सुअल चीज़ें, जहाँ जहाँ भी उसको जिम्मेदारी दी जाती है तो वो चीट ना करे। तो अगर ये हमारे करेक्टर्स हों तो दुनिया फिर हमें इंशाअल्लाह उल अजीज रोक नहीं सकती। ये वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से हमारा पासपोर्ट ख़राब होता है, हमें इमिग्रेशन में मसाइल होते हैं, या बहुत सारी चीज़ें। इसी एक लास्ट बात में, काइंडली एक और भी आदत बनाएं, डू नॉट स्विच ओवर जॉब्स वेरी फ्रीक्वेंटली। समटाइम्स होता है कि आपने बस एक जॉब पकड़ी, अगले महीने दूसरी तीसरी। प्लीज स्टे, प्लीज स्टे, और स्टे करके आप अपनी वर्थ बनाएं। जो आपका ओनर है या जो आपका बंदा आपके ऊपर जिसने बेट लगाई हुई है, उसको इतना कॉन्फिडेंस में लें कि उसका वो आपका मेंटोर हो थ्रू आउट योर करियर। कई दफा ये होता है आप जॉब छोड़ चुके होते हैं, लेकिन एम्प्लॉयर्स या एम्प्लॉइज जो है ना वो पिछले वाले बंदे को कॉल करके पूछते हैं कि हाउ वाज ही और शी, और अगर वो आपके बारे में पॉजिटिव नहीं बोलेगा तो फिर कभी भी आपका करियर बिल्ड नहीं हो सकेगा। तो ये मेरी चंद नसीहतें या कुछ चीजें जो मैंने अपने उससे बयान कर रहा हूँ। तो टू जस्ट टू कंक्लूड, आई वुड रिक्वेस्ट डॉक्टर सुहेब टू से लास्ट फ्यू वर्ड्स फॉर आवर स्टूडेंट्स। सर एक बात मैं वो स्टूडेंट्स से बोलना चाहूँगा कि अगर आप वही बात है कि वो हिम्मत ना हारें, क्योंकि अगर आपको रोज़ाना मैंने एक और इंटरव्यू भी एक मैंने पॉडकास्ट की थी डॉक अली के साथ, उसमें भी मैंने यही बोला था कि अगर आपको रोज़ाना के जो है 200 ईमेल्स भी करनी पड़ रही हैं तो आप करें। मेरा एक क्लास फेलो हैं, अभी उनकी जॉब हुई है माशाल्लाह रिसेंटली मलेशिया में, और
उन्होंने मुझे बताया वो अभी 20 को उनकी फ्लाइट भी है, वो भी जा रहे हैं माशाल्लाह और बड़ी अच्छी जॉब हुई है, घर, गाड़ी एवरीथिंग ही गॉट और he told me that he has applied in more than 4,000 clinics all over the world just 1 year. सो आपने जो है वो हिम्मत नहीं हारनी, कीप अप्लाइंग, अप्लाइंग, अप्लाइंग और हम हमेशा वो चीज़ें अपनी सीवी में ऐड करें जो आप कर सकते हैं। और जैसे सर ने बोला चीज़ों को नो बोलना भी सीखें, अगर आपको ऑर्थोपेडिक नहीं आती तो सिंपली से ऑर्थोपेडिक नहीं आती मुझे। अगर आपको डॉग्स पे नहीं आती और आप सिर्फ़ कैट्स में एक्सपर्ट हैं, तो बहुत सारी ऐसी अपॉर्च्युनिटीज़ हैं जो सिर्फ़ कैट्स में हैं। काफ़ी सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं जो सिर्फ़ जहाँ पे सिर्फ़ कैट्स ट्रीट की जाती हैं, वहाँ पे डॉग्स होते ही नहीं हैं। अब वहाँ उस उन कंट्रीज़ को भी टारगेट कर सकते हो। काफ़ी सारे क्लिनिक्स हैं जो सिर्फ़ कैट्स रिलेटेड जैसे दुबई में कैट वेट क्लिनिक है। तो आप इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो उस अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो है ना चूज़ कर सकते हैं। सो दिस वाज़ माय मैसेज और कोई भी अगर आपको बात हो तो आप मेरे मैसेंजर में, इंस्टाग्राम में कहीं पे भी और कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे भी डॉक्टर साहब के पास भी नंबर है, वो शेयर कर देंगे अगर आपको किसी भी तरह का मसला हो, यू कैन आस्क और हमारा अपना भी एक चैनल है ब्राउन टॉक्स के नाम से, उसपे हम जो है फॉरेन वेट्स हैं, उनकी जो है कि वो यहाँ पाकिस्तान से उन्होंने किस तरह से फॉरेन मूव किया, किस तरह से उन्होंने जॉब हंट की और वो कितनी अर्निंग कर रहे हैं वहाँ पे, कितने पैसे उस कंट्री के हिसाब से टैक्स में जा रहे हैं और कितने उनके रेंट में जा रहे हैं, कितने उनके खाने-पीने में जा रहे हैं और इन द एंड कितनी सेविंग्स कर रहे हैं। तो हम पूरा एक डिटेल्ड उनका इंटरव्यू करते हैं, छोटा-सा होता है 3-4 मिनट का, तो आप वहाँ से भी कुछ गाइडलाइंस ले सकते हैं। जी सर, थैंक यू। जी, बहुत शुक्रिया जी। द मीटिंग इज़ एडजर्न्ड। नेक्स्ट वीक इसी वक़्त 9 ओ क्लॉक हमारे एक बहुत ही प्यारे डॉक्टर साहब हैं जो कि मीट के इंस्पेक्टर हैं कनाडा में। तो वो नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह अल अज़ीज़ ज्वाइन करेंगे। स्टूडेंट्स को मैं अर्ज कर रहा हूँ और सुहेब आप भी अपनी कम्युनिटी में ये हमारा मैसेज फ्लोट करें। चूँकि मैं समझता हूँ पाकिस्तान के तमाम वेट हमारे हैं। हम सिर्फ युवास या सिवास या यूएएफ बल्कि जितने भी जहाँ पे भी हैं उन सबको अपॉर्चुनिटीज़ देना अपना फ़र्ज़ समझते हैं। तो मैं आपका वो भी शेयर कर दूँगा इस कम्युनिटी में आपका नंबर्स भी। तो अगर आप में से कोई दोस्त चाहें तो आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच जी। तो मीटिंग इज़ एडजर्न्ड। आप सबका बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।